नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। आज हम मसला लेकर बैठे हैं ईरान और हिंदुस्तान की बढ़ती दोस्ती का, और इस दोस्ती से आगे क्या तस्वीर पैदा होगी उसको लेकर आज हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या हिंदुस्तान और ईरान की दोस्ती से पाकिस्तान को कोई ख़तरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तिलमिलाया है, साथ में चीन को भी कहीं ना कहीं कुछ ख़तरा हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान को नुकसान भी है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान जो सामान जाता था, जो ट्रेड होता था, उस रास्ते में बीच में पाकिस्तान आता है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को वहाँ पैसा पैदा होता था हिंदुस्तान से। लेकिन जो हिंदुस्तान और ईरान के बीच डील हुई है उसके मुताबिक अब चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट करेगा हिंदुस्तान, पैसा लगाएगा वहाँ पर, और इसकी वजह से सीधा एक रास्ता अफ़गानिस्तान के लिए ईरान से होते हुए हिंदुस्तान बनाएगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान बाईपास हो जाएगा, तो उसको इकनॉमिकली भी नुकसान होगा, और दूसरी तरफ अगर देखें तो दिफाई तौर पर भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान ने चीन की कंपनीज़ के या चीन के हवाले किया था, उसका डेवलपमेंट उससे 60 किलोमीटर 60 मील की दूरी पर है ये चाबहार पोर्ट ईरान का, जिसे हिंदुस्तान अब डेवलप करेगा। यानी कहीं ना कहीं चीन के सर पर जाकर पाकिस्तान और चीन की जो एक दोस्ती थी उस पोर्ट पर, उसके सर पर जाकर चाबहार में हिंदुस्तान बैठेगा। इसके अपने मायने क्या हैं, इस सारे दोस्ती से हिंदुस्तान ने कितनी चोट पाकिस्तान और चीन को पहुंचाई है, इस सब पर सवाल जवाब करेंगे। और ये भी पूछेंगे कि ट्रेड के लिहाज से हिंदुस्तान को इस नए रूट के खुलने से या इस पोर्ट के बनने से कितना फ़ायदा होगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे तारुफ आपका करवा दूं। पहले प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद। साथ ही डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ में उनके डॉक्टर मोहम्मद यामीन साहब भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इन सारे मेहमानों का खैर मकदम इस शो में, और आप सभी लोगों से सवाल जवाब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो एक नई ताबीर हिंदुस्तान और ईरान की दोस्ती की कही जा रही है, उसके मायने क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, और उससे नुकसान कितने और किस किस को हैं, इस सब पर बात। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। इसी हफ्ते भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब तेहरान में ईरान के सदर हसन रूहानी के साथ मिलकर 12 मुआहदों पर दस्तखत किए, तभी साफ हो गया कि दोनों लीडरों ने दिल्ली और तेहरान के बीच दोस्ती के नए बंदरगाह की बुनियाद रख दी है। इन 12 मुआहदों में सबसे अहम रहा ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत की तरफ से डेवलप करने का करार। भारत ने चाबहार बंदरगाह में करीब $10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आगे इस प्रोजेक्ट पर $50 करोड़ और खर्च करने का वादा किया है। चाबहार बंदरगाह के बनने के बाद भारत की पहुंच सीधे मशरकी यूरोप और सेंट्रल एशिया के बाजारों तक हो जाएगी। चाबहार से ईरान के मौजूदा रोड नेटवर्क को अफगानिस्तान में जरांज तक जोड़ा जा सकता है, जो बंदरगाह से 883 किलोमीटर दूर है, जहां से अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मज़ार शरीफ तक सड़क के जरिए पहुंचना आसान होता है। यानी भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सीधे अफगानिस्तान के बाजारों में अपना सामान पहुंचा सकेगा, क्योंकि अभी तक भारत से अफगानिस्तान जाने वाला सामान पाकिस्तान के रास्ते से होकर जाता है। इस बंदरगाह के जरिए भारतीय सामानों के ट्रांसपोर्ट का खर्च और इसमें लगने वाला वक्त 1/3 तक कम हो जाएगा। भारत की ईरान से तिजारत इसी रास्ते और ज्यादा आसान हो जाएगी। गौरतलब है कि ईरान के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है। दोनों के बीच बाकी चीजों का भी ट्रेड होता है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बरक्स चाबहार पोर्ट भारत के लिए अहम है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट को चीन बना रहा है, जिसकी पाकिस्तान में मौजूदगी भारत के लिए परेशानी का सबब बन रही है। लेकिन भारत ने चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट हासिल कर पाकिस्तान और चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि ग्वादर पोर्ट से चाबहार पोर्ट की दूरी महज 60 मील है। भारत और ईरान में दहशतगर्दी के खिलाफ भी एक मुआहदा हुआ है, जिसके मद्देनजर अफगानिस्तान में जारी दहशतगर्दी के लिए एक प्लान तैयार किया जाएगा। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस ISI पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को फंड करने के इल्जाम लगते आए हैं, लिहाजा ये मुआहदा भी पाकिस्तान की परेशानी का एक सबब है। जाहिर है इंडो ईरान रिलेशन दिफाई नजरिए से भी काफी अहम है। लेकिन उधर अमेरिकी सेनेटरों में चाबहार बंदरगाह के डेवलपमेंट को लेकर बेचैनी है। उन्होंने सवाल किया है कि चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहीं आलमी पाबंदियों के खिलाफ तो नहीं। अब इस सब के बीच सवाल ये है कि भारत और ईरान की बढ़ती दोस्ती
साउथ ईस्ट एशिया के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी और क्या इस दोस्ती की राह इतनी आसान होगी जितना सोचा जा रहा है। तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देखी और अब इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, हिंदुस्तान और ईरान की दोस्ती की नई इबारत, नया ईरान हम क्यों कहेंगे, क्योंकि अब उस पर से वो सैंक्शंस हट चुके हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत उस पर लगाए गए थे। ट्रेड के नए नए रास्ते तलाश रहा है ईरान भी, और इसी में भारत ने भी अपने एक नए रास्ते तलाशे हैं। 12 समझौते हुए हिंदुस्तान ईरान के बीच, उसमें सबसे जो मेन समझौता है वो है चाबहार का, और इसके साथ ही भारत ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भी चोट की है। देखिए, ऐसा है कि बीच में जब मगरबी ममालिक ने ईरान पे माशी और दिफाई पाबंदियाँ लगा रखी थी जी, और एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब हिंदुस्तान जो है न्यूक्लियर डील कर रहा था अमेरिका से, तो उनके दबाव में आके ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ वोट भी किया था 2 या 3 बार, जिससे थोड़ा ताल्लुकात में तलखी आई थी। लेकिन दाद देनी पड़ेगी दोनों मुल्कों की क़यादत को। उस वक्त हालांकि यहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी जी, और ईरान की भी उन्होंने समझदारी का और एक तरह से सबूत दिया, और जो अंडर हैंड डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेट जो आते जाते रहे, वो एक दूसरे को समझाने में कामयाब रहे कि भाई जहाँ आपकी मजबूरी वहीं हमारी भी मजबूरी है। जैसे ईरान की अपनी मजबूरियाँ थी, वो चाहता था कि हिंदुस्तान से वो, लेकिन हिंदुस्तानी सफारतकार जो उनको समझाने में कामयाब रहे। लेकिन ये जो अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है, बधाई ऐसा लगता है कि बड़े ड्रामेटिक अंदाज में जो है अचानक हो गई है। अचानक नहीं, मेरे ख्याल में 5-6 महीने से मुसलसल जो है मिनिस्टर्स आ जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले जो है नितिन गडकरी गए, तो वो गालबन रोड और पोर्ट का देखने ही गए थे, रोड और पोर्ट को देखने गए थे। फिर वज़ीर ख़ारजा भी गए और भी एक मिनिस्टर गए थे, पर्रिकर भी गालबन गए थे, उनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो इससे अंदाज़ा यह होता है कि तैयारी जो है इस दौरे के लिए अच्छी खासी की गई थी। तो इतना ड्रामाई अंदाज से जो आया है, अगरचे आया है, लेकिन वो है नहीं, इसके पीछे काफ़ी मेहनत की गई है और उस मेहनत का नतीजा निकला है कि बड़े लगता है कि बड़े स्मूथ अंदाज में जो है 12 मुआहदों पर दस्तखत हो गए, और उसमें ज़ाहिर है सबसे अहम जो है वो चाबहार वाला है। यही डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, कोशिश लगातार हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी की रही भी है कि किस तरीके से मुल्क को मजबूत किया जाए, ख़ास तौर से दिफाई नज़रिए से अगर हम देखें। हालांकि ये ट्रेड की बात है, क्योंकि इस नए पोर्ट के ज़रिए हिंदुस्तान की पहुंच सेंट्रल एशिया और मशरकी यूरोप के बाज़ारों तक पहुंचेगी, और सस्ता माल पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है ट्रेड बेहतर होगा। देखिए, जहां हिंदुस्तान और ईरान के रिश्तों का सवाल है जी, तो हम अगर माजी की तारीख़ को देखें तो शायद सबसे रिच और सबसे पुरानी रिलेशनशिप हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान पाई जाती है। कौमों के बीच भी, तहजीबों के बीच भी, मुआशी मामलात में भी। और जब ईरान पर मगरबी ममालिक ने सैंक्शन लगा रखे थे जी, उस वक्त भी हिंदुस्तान एक वाहिद वो बड़ा मुल्क था दुनिया का जिसके ईरान से रिश्ते मुस्तकिल उस्तवार रहे। इसको और पीछे अगर लेके जाएं तो इनकलाब इस्लामी के बाद भी बहुत सारे ममालिक ने ईरान से अपने रिश्ते मुनक़ता कर लिए थे, लेकिन हिंदुस्तान के रिश्ते जिस तरह काचार के ज़माने में थे, इस्लामी इनकलाब भी आने के बाद और ये रिजीम आने के बाद भी उन रिश्तों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो रोज़ बरोज़ बढ़ते गए, क्योंकि यहाँ की आवाम के दिल बहुत करीब हैं एक दूसरे से। हमने ईरान के अंदर खुद जाने के बाद ये देखा कि जिस ज़माने में मैं ईरान गया था तो मैंने इस बात को महसूस किया कि जब वो देखते हैं आपको कि कोई हिंदुस्तान का शख्स है तो उससे इस वालेहाना अंदाज की मोहब्बत करते हैं, जिस तरह किसी इम्प्रेशन में आने के बाद हमारे यहाँ का आदमी कोई मक्का और मदीना से आए तो उसकी तरफ बढ़ता हो, या अमेरिका से आए तो सुपर पावर होने की हैसियत से उसकी तरफ बढ़ता हो। इस तरह ईरान की हिंदुस्तानी तहजीब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो यहाँ की फ़िल्मों को बेइंतहा पसंद किया जाता है, यहाँ के बहुत सारे कलमकारों को बेइंतहा पसंद किया जाता है, और कल्चरली और इल्मी एतबार से अगर देखा जाए हर मेयार से भारत का भरम तो ईरान में है। हिंदुस्तान के बहुत बड़ा भरम है। सिर्फ भरम ही नहीं बल्कि 3 बड़ी ताकतें दुनिया में जो चीन और अमेरिका और हिंदुस्तान हैं। तो अमेरिका को खुला दुश्मन समझता है अपना ईरान, और चीन के साथ भी, चीन पर भी उनको खातिर ख्वाह भरोसा नहीं है, क्योंकि चीन की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान से ज़्यादा गहरी है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन दोनों की इमेज भी ईरान के अंदर बहुत अच्छी नहीं है।
लेकिन मैं वही सवाल अब आपसे करना चाहता हूं डॉक्टर मोहम्मद यामीन, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। भारत ईरान के बीच 12 मुआहदों पर दस्तखत हुए, लेकिन पाकिस्तान इससे परेशान है और चीन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा धक्का लगा है। मैं पाकिस्तान और चीन पर आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, ये हिंदुस्तान और ईरान का जो रिश्तों की बात है जी, तो ये हम अगर इसको पॉजिटिवली लें तो बजाय इसको ये देखने के कि इससे चीन और पाकिस्तान कितना परेशान है, हम हिंदुस्तान के नज़रिए से अगर देखें तो इसमें मुस्बत पहलू ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है, उनको एक तरीके से बाईपास इसमें वो दोनों मुल्क हो जाएंगे तो उनसे उनको परेशानी होगी, और जो ट्रेड का एक सिलसिला था पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक का, वो एक मुनक़ता हो जाएगा हिंदुस्तान से। तो इस वजह से जाहिर सी बात है चीन के साथ तो परेशानी, पाकिस्तान से भी परेशानी, ट्रेड या कुछ और भी, ट्रेड और दिफाई सतह पे भी। क्योंकि अफगानिस्तान में जितना भी इस वक्त टेररिज्म है या जो उन्हें हथियार मुहैया होते हैं टेररिस्ट को, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उसके बार बार इल्ज़ामात आते हैं कि ISI वहाँ पर ये काम कर रही है। अगर इस रास्ते से हिंदुस्तान अफगानिस्तान तक पहुँचता है तो पाकिस्तान को उस मामले में भी थोड़ा खतरा है। इस ब्रेक के बाद ये सवाल। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका इस वक्फे के बाद। और सवाल अगला, प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, ISI के ऊपर लगातार ये इल्ज़ाम रहते हैं, हिंदुस्तान में तो रहते ही हैं कि दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी लगातार ये इल्ज़ाम सामने आए जिससे वहाँ की हुकूमत परेशान है। हालांकि अब ये जो नया रास्ता खुलेगा उसका भी एक शुबा है कि अब हिंदुस्तान और ईरान ने जैसे कि मिलकर वादा किया है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सही से और ठोस तरीके से जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात का भी ख़तरा होगा कि जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है उसको लेकर कहीं हिंदुस्तान और ईरान और अफ़गानिस्तान मिलकर कोई कड़ा कदम ना उठाएं। देखिए, एक चीज़ जो थोड़ी सी समझ लेने की है कि ये जो हम इमेज बनाते हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं एक दूसरे मुल्कों की, वो बड़ी निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, हमारे नज़दीक ISI बड़ी नेगेटिव तंजीम है, उनके नज़दीक राह है, जबकि ईमानदारी की बात है कि इन एजेंसीज़ में उन जिन मुल्कों के भी होते हैं उनके बड़े दिमाग उसमें शामिल होते हैं, और उनका मकसद एक दो मुल्कों को तंग करना नहीं होता है, वो उन मुल्कों की स्ट्रेटजिक इकनॉमिक जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको बनाते हैं। पाकिस्तान में ISI सिर्फ इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान में मसले पैदा करे या अफ़गानिस्तान में मसले पैदा करे, और जब ये नितिन गडकरी और दूसरे लोग अफ़गानिस्तान वो ईरान के दौरे कर रहे थे तभी से उन्होंने एनालाइज़ कर लिया होगा, उन्होंने फोर्स ही कर लिया होगा क्या होने जा रहा, और उन्होंने भी अपने वो बना लिया। देखिए, जो हम जा भी रहे हैं कंडला से चैबहार और चैबहार से फिर जो है काबुल, वो ये पूरा इलाका छोड़ देंगे जो बलूचिस्तान से मिलता हुआ इनका है क्या पख्तूनिस्तान, और ये अफ़गानिस्तान का जो इलाका जो है ये जो पाकिस्तान से मिलता है, और जो वो इलाका जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से जो सेंट्रल एशिया से मिलता है, वहाँ पे हमारी मजबूत पकड़ पहले ही से है, इसलिए कि एक तरह से अफ़गानिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो है जो तालिबान के ज़ेर असर है, और दूसरा वो जो है जिसमें ताजिक और हज़ारा कबीले के जो शिया हैं और दूसरे अनासिर हैं वो हैं। तो हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उन इलाकों में पहुँच रहे हैं, उनके ज़रिए सेंट्रल एशिया, रूस और उनमें पहुँचना जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर चल रहा है और लगातार उसी पर काम कर रहा है, कैसे अफ़गानिस्तान को ठोस किया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान जहाँ मजबूत होता है वहीं पाकिस्तान कमज़ोर हो जाता है। यही एक वजह है। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, अगर दिफाई नज़रिए से हम देखें तो भारत ने कितना बड़ा मूव ईरान के साथ इस नई दोस्ती को करके चला है? देखिए, यकीनन अपने आप में संग मील है, और ये कोशिश 1990 में भी हुई थी, ये कोशिश 2002 में भी हुई थी, और मुझे आज तक वो शेर भी याद है जो अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने ईरानियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए कहा था, हालात बहुत ख़राब थे उस वक्त के कि मिजाज दहर तब शुद्दरीन बला हाफिज़ कुजास्त फ़िक्र हकीमी व राय बरहमनी। तो ये फ़ारसी का शेर उन्होंने वहाँ पर कोट किया था, जिसने भी उनकी स्पीच तैयार करके दी हो वो बहुत बरमहल शेर था, क्योंकि ईरान के ज़रिए ईरान से रिश्ते मजबूत करने के साथ हम पूरे जो एशियाई मतलब ईस्टर्न यूरोप है उस तक पहुंचते हैं। आप देखिए कि चाय की पत्ती की हमारी बहुत पैदावार होती है, लेकिन हमने ईरान में देखा और ईरान में बहुत चाय पी जाती है, लेकिन वो चाय यूके के जरिए वहां पर आती है। तो हमारे यहाँ से वो चाय यूके जाती है और यूके उसकी ब्रांडिंग करता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट उस चीज़ की ब्रांडिंग करें। राइस है,
वो हमारे यहाँ से जाता है। इसी तरह मैंगोज हमने वहाँ की मार्केट में देखा तो वो पाकिस्तान का मैंगो, और वो भी बहुत ही खराब किस्म का था, बहुत ज्यादा अच्छा मैंगो वहाँ पर नहीं था। वहाँ के बहुत सारे, हाँ, वहाँ के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो वहाँ की मार्केट में इतने ज़्यादा सस्ते हैं और हम बहुत महंगी कीमत में उनको कहीं ना कहीं हासिल कर पाते हैं। इसी तरह से अगर ईरान में नेचुरल चीज़ों की जिनको हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हमें तवानाई की ज़रूरत है, तो तवानाई की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, यूरेनियम की ज़रूरत है। ईरान के पास यूरेनियम भी है। और पूरे जो सेंट्रल एशियाई ममालिक हैं, ईरान जिनको लीड करता है, उसके आसपास जो ममालिक हैं छोटे छोटे, चाहे वो आज़रबाईजान हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे किर्गिज़स्तान हो, इन सब ममालिक से हमारे रिश्ते गोया के सिल्क रूट डेवलप होगा। इसके डेवलप करने से, इस रिश्ते के सिल्क रूट से जो मरासिम थे हिंदुस्तान के, वो बहुत मजबूत होंगे और इसके नताइज अच्छे मुरत्तब। डॉक्टर मोहम्मद यामीन, दिफाई मामलों के नज़रिए से हमने पूछा सवाल, लेकिन हम ट्रेड के नज़रिए से देखें तो किसके लिए ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा? लग तो रहा है कि ईरान को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान की इकनॉमी को भी फ़ायदा होगा इस रास्ते से। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जब से ये नई हुकूमत आई है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने ख़ास तौर से कई ऐसी अहम चीज़ों पे ज़ोर दिया है जिनमें ट्रेड भी ख़ास तौर से शामिल है, और स्किल इंडिया या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करने पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। तो उनको दूसरे मुल्कों तक कैसे पहुंचाया जाए, ख़ास तौर से ये सेंट्रल एशिया तक, जहां से हमारे पुराने मरासिम भी रहे हैं, ईरान से भी पुराने मरासिम रहे हैं, तो वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, इन पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो इस लिहाज से हम देखें तो बहुत ही एक संग मील की हैसियत रखता है ये मुआहदा जो भी हुआ है, ये जो दौरा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म मोदी का। तो ये आने वाले वक्त में काफ़ी सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, सिर्फ गैस नहीं, सिर्फ मसाले नहीं, वहाँ पर जो और भी मिनरल्स हैं उनको भी ये दोनों मिलके उसको प्रोडक्शन करेंगे, इसको लेकर भी एक करार हुआ है। और जाहिर सी बात है, इससे दोनों मुल्कों की इकनॉमी में सुधार आएगा और ज़्यादा फ़ायदा ईरान को, भले भारत को, ये बात की है, लेकिन फ़ायदा तो हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये। वक्त एक और वक्फे का, फ़ौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। वक्फे के बाद तो $500 मिलियन इन्वेस्ट करेगा भारत चाबहार प्रोजेक्ट पर, और उसी से रास्ता बनाएगा अफगानिस्तान तक पहुंचने का, यानी सीधे अफगानिस्तान तक पहुंचेगा भारत, ईरान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान को बाईपास कर देगा। इस सब पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल अमेरिकी सेनेटरों ने भी उठाया है चाबहार बंदरगाह के डेवलपमेंट को लेकर। वहाँ बेचैनी है। उन्होंने कहा कि कहीं इंटरनेशनल सैंक्शंस के खिलाफ तो नहीं जा रही ये सारी बात, जो हिंदुस्तान और ईरान की दोस्ती हो रही है, या चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर जो एक मुआहदा, जो एक करार हुआ है। तो अब अमेरिका में भी बेचैनी, क्या ये अमेरिका की ही बेचैनी है डॉक्टर साहब, या फिर ये बेचैनी पाकिस्तान से होकर अमेरिका और अमेरिका से होकर दुनिया पहुंच रही है? देखिए, ये दोनों मुल्कों की बेचैनी है। ठीक है। अमेरिका तो नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क वस्त एशिया में इतना मजबूत हो जो मकबूजा फ़लस्तीन की आज़ादी की बात कर सके, क्योंकि उसका हर वो मुल्क दुश्मन है जो फ़लस्तीन के सिलसिले में आवाज़ उठाता है, जिसके नताइज में सीरिया का जो हश्र हुआ, इसी तरह ईरान पर जो सैंक्शन लगाए गए बहुत सारे। और उसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बीच में अपनी एक डुअल पॉलिसी और एक इस सिलसिले में कहा जाए तो दो तरफा नज़रिया रखता है। वो चीन के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि चीन हमारा नेबर है, और अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहता है। मैं ये समझता हूँ कि तीन मुल्कों को इससे बुनियादी परेशानी होगी। एक, पाकिस्तान को जो हमारा पड़ोसी है, वो परेशानी होना नागुज़ीर चीज़ है। दूसरे, अमेरिका को जो पूरे दुनिया में अपनी दादागिरी कायम रखना चाहता है, वो दादागिरी कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है। और तीसरे, सऊदी अरब को भी प्रॉब्लम होगी इससे लेटर ऑन, क्योंकि सऊदी अरब मजहबी मामले में पूरी दुनिया का अपने आप को कायस समझता है, और वो कहीं ना कहीं ईरान को कमज़ोर देखने में खुश होता है। सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती बढ़ा, तो ये भी एक मसला है कि सऊदी के साथ इंडिया के भी रिश्ते अच्छे हैं, और लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते भी अच्छे हैं। तो लेटर ऑन जो है वो जहां अगर देखा जाए तो शायद उनकी कुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा करीब हो सकती है। ठीक है। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, ईरान दरअसल यहाँ चाबहार पोर्ट पर एक हब डेवलप करना चाहता है, और वो चाहता है इस रूट से आने जाने वाले सारे जहाज़ जो हैं
वो यहाँ से होकर जाएं, जाहिर सी बात है उसको फ़ायदा होगा। लेकिन एक हम देखें तो आलमी दिन जो है इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अपने आप को एक पावर बनाया, शो किया और कहीं बहुत हद तक उसमें कामयाब भी रहा। लेकिन ईरान भी एक इमर्जिंग पावर है, इससे इनकार नहीं किया जाता। तो ये क्या पावर का क्लैश है, क्योंकि हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ क्या दोस्ती या कैसी दुश्मनी है वो सब दुनिया जानती है। ईरान ने सोच समझकर हिंदुस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है अपनी सुप्रीमेसी को और आगे बढ़ाने के लिए, जो वो सोचता है कि हम सुप्रीम है। मेरे ख्याल में इस नुक्ते नज़र से उन्होंने नई कदम उठाया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े को बढ़ाए। बेसिकली ईरान की पॉलिसी चूँकि ये 30-35 साल से जब से उनके यहाँ इनकलाब आया जी, पूरे यूरोप से, अमेरिका से जो दुनिया की तजारत को जिनका गलबा था, डोमिनेट कर रहे थे, वो आइसोलेट हुए और इसकी वजह से उनका बड़ा माशी नुकसान हुआ। अगर तेल की दौलत उनके पास नहीं होती तो गलबन बंजर हो गए होते, लेकिन वो तेल की दौलत की वजह से बच गए। और अब उसके बाद उन्होंने जो है, बल्कि जब सैंक्शन लगे हुए थे तभी से जो है उन्होंने एक पॉलिसी डेवलप की कि दुनिया की तजारत अमेरिका और यूरोप के बगैर भी चल सकती है। और इस चीज़ के लिए उनके जो पर्शियन गल्फ़ में, खलीज फ़ारस में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनको उन्होंने फ्री जोन के तौर पर डेवलप करना शुरू किया। और ये चाहे बाहर पोर्ट भी जो बेसिकली फ्री जोन की जो उनकी पॉलिसी है उसी में से आता है, और इसीलिए भारत जो है वहाँ आसानी से गया है और समझौते भी हो गए हैं। तो इसके जहाँ दिफाई वो हैं फ़वायद हैं, वहीं बेसिकली जो ईरान है वो अपनी जो तिजारत की पॉलिसी है उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है, उसको वसअत देना चाहता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे मसले हो सकते हैं चीन से, हमारे मसले हो सकते हैं पाकिस्तान से, लेकिन ईरान के इन दोनों मुल्कों से कोई मसला नहीं है। ये बेसिकली तो 8 करोड़ की आबादी व्यापार कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। वो सोच रहा है कि बताइए कि भाई हिंदुस्तान का भी माल आए, ईरान के तेल चीन का का भी दूसरा आए। सबसे बड़ा खरीदार अभी तक भारत है, हाँ, इसमें भी इजाफा होगा। वो बेसिकली वो अपनी तिजारत को प्रमोट कर रहे हैं और उसमें वो ये देख रहे हैं, इसलिए कि जैसे हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ये उर्मिया का जो इलाका है जो ताजिकिस्तान और इससे मिलता है ईरान का, वहाँ पे बहुत बड़े रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट जिसके हम भी दावेदार थे कि हम भी बना सकते हैं, वो उन्होंने चीन को दिया। तो चीन ऑलरेडी बहुत कुछ ईरान में कर रहा है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि चाबहार में भी इंटरेस्ट जापान भी हिंदुस्तान के बाद बहुत है। तो ये बेसिकली एक ऐसा इलाका है जो माशी पाबंदियों की वजह से डेवलप नहीं हो पाया था, और उनके पास तेल की भी दौलत है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। एक चीज़ को हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अपने जवाबी खुतबे में हसन रूहानी ने कहा कि आपके पास दिमाग है, हमारे पास रिसोर्सेज है, ये दोनों मिल जाएं तो दोनों मुल्कों का बड़ा फ़ायदा होगा। चुनांचे कई मुआहदे जो हुए हैं वो इंटेलेक्चुअल नवैयत के भी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने यहाँ जो है लोगों को जो है हिंदी सिखाएंगे, और ये मुआहदा बाकायदा हुआ, और हम जो है फ़ारसी को यहाँ जो है फ़रोग देंगे। मुझे थोड़ी सी शिकायत है, ETV उर्दू पे बोल रहे हैं कि फ़ारसी से उर्दू का ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है न कि हिंदी का, तो कुछ उर्दू के डेवलपमेंट की भी बात होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। चलिए ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद यामीन साहब, जिस तरीके से हसन रूहानी और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बीच जितने भी करार हुए उससे नई दोस्ती सामने आई है, लेकिन इस दोस्ती में, इस दो मुल्क की दोस्ती में अफ़गानिस्तान का कितना फ़ायदा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस सब के सेंटर में है। इसी को, उसकी ही डेवलपमेंट को लेकर ये पोर्ट के डेवलपमेंट की बात सामने आई है। देखिए, अफ़गानिस्तान इसमें बहुत अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान ही वो सरज़मीन है जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एक वसअत देने का काम होगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो पिछले कुछ अरसे काफ़ी अरसे से जहाँ वो अनारकी जो फैली हुई है, वहाँ पे एक हुकूमत कोई बहुत ही मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन पाई है अब तक। तो उसके क़याम में हिंदुस्तान ने अभी तक काफ़ी अहम रोल अदा किया है। वहाँ चाहे तामीरी काम हो या सियासी नौइयत के चीज़ें हों, उन पे भी बहुत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ा है। लेकिन उसी दरमियान पाकिस्तान ने भी उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है कई बार, और कई चीज़ें सामने भी आई हैं। कई मरतबा हिंदुस्तानी मफादात पे वहाँ हमले भी हुए हैं, या अफ़गानिस्तान के जो मफादात हैं हिंदुस्तान के साथ, उन पे भी हमले किए गए हैं। तो उनको रोकने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन। ठीक है, फिर यहाँ से ये बात समझ में आती है कि दरअसल जो ईरान और हिंदुस्तान के बीच दोस्ती की नई ताबीर लिखी जा रही है, उससे फ़ायदे दोनों ही मुल्कों के हैं, और साथ ही अफ़गानिस्तान को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो ना हो, इकनॉमिकली थोड़ा बहुत नुकसान होगा। जो माल अब पाकिस्तान होकर हिंदुस्तान से पहुंचता था अफ़गानिस्तान तक, वो अब नहीं पहुंचेगा। इस पोर्ट के डेवलप हो जाने के बाद सीधे अफ़गानिस्तान जाएगा, बाईपास हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रा फ़िक्र की बात ज़रूर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि
अब हिंदुस्तान थोड़ा सा इधर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, सिर्फ बात मसालों, पेट्रोल या इस तक नहीं रहेगी, बात ज़रूरत की चीज़ों तक नहीं रहेगी, बात दिफाई मामलों की भी होगी। जो फ़ौजी साजो सामान हैं वो भी आए जाएंगे, उनके लिए भी ये रूट होगा। आगे क्या होता है देखेंगे हम सब। फिलहाल आज इस मसले पर इतना ही, और हमारे साथ मेहमान जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने वक्त निकाला। अगले हफ्ते फिर आलमी मंजर में एक नए मसले के साथ हाजिर होंगे। आदाब।